ने बताई, लेकिन उसमें एक बात महत्वपूर्ण है जिस पर चर्चा चाहता हूं जयशंकर जी आप करें कि बीजेपी वहां पर ओवरऑल जो मसला चल रहा है उत्तर प्रदेश का वहां फंसी हुई दिखाई दे रही है। और इससे बीजेपी निकले कैसे, ये तो खैर बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी, जयशंकर जी, आपको लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में फंस गई है इस वक्त? हाँ, हमको तो लगता है। देखिए, संकट उतना आसान नहीं लग रहा है जितना हम लोग यहाँ बैठ करके सोच रहे हैं। एक बात तो तय है कि जिस तरह से अपने को सर्वोपरि समझने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे नेतृत्व को इस एपिसोड में उठा बैठक करनी पड़ी। दत्तात्रेय होसबोले तक लखनऊ गए, बीएल शंकर तो आए ही आए थे, सुनील बंसल लगातार इधर से उधर करते रहे। फिर दिल्ली में मोहन भागवत को खुद आना पड़ा, बैठ करके बातें करनी पड़ी सबसे, लोगों के साथ सारी बैठकें हुई। और उसके बाद फिर नड्डा जी, फिर अमित शाह जी, फिर मोदी जी, लगातार आपस की इतनी बैठकें होती रही। तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कुछ था, जो एक तनातनी बनी हुई है। अब इसका जवाब अभी तक नहीं आ पा रहा है कि मोदी जी ने योगी जी के जन्मदिन पे ट्वीट क्यों नहीं किया। ट्वीट नहीं किया तो अगले ही दिन योगी जी ने या स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के ट्विटर हैंडल से मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी का फोटो गायब क्यों कर दिया। ये सारी बातें तो चल रही थी। तो इस सब के बीच में हमको लगता है कि आदित्यनाथ को बुला करके दिल्ली में समझाया गया होगा। क्योंकि देखिए, जैसा योगेश कह रहे थे ना, वो बहुत सही बात है कि योगी के बने रहने का भी जोखिम है बीजेपी के लिए। क्योंकि जितना कानून व्यवस्था चरमराई है उत्तर प्रदेश में, जितना बच्चियों के साथ बलात्कार, दलितों के साथ अत्याचार, पिछड़ों के साथ अत्याचार की घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, कोरोना के कहर के चरम पर होते समय ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने जानें गंवाई हैं, अपने स्वजन गंवाए हैं। अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो चिकित्सा सुविधा नहीं है। उसके अलावे मरने के बाद अंत्येष्टि का उपाय भी नहीं है। लखनऊ में अंत्येष्टि स्थल को बकायदे टीन के सेट से ढकवा करके रखा गया कि कोई कैमरामैन, कोई फोटोग्राफर उसको छाप ना पाए। इसके बावजूद लाशें बोलने लग गई, नदियों में तैरते हुए बोलने लग गई, नदी के किनारे रेत में धंसी हुई लाशें दिखाई देने लग गई। ये सारी चीजें जो हैं एक एक तरफ है, तो कहीं ना कहीं एक बना हुआ था कि अगर योगी जी के रहते हुए। फिर दूसरा यह है कि सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश का जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का ठोस जनाधार जिसको कहते हैं, वो ब्राह्मण माने जाते हैं। ब्राह्मणों में बड़ी नाराजगी है। योगी जी ने अपने एक्शन से या जो भी उनके व्यवहार से या उनके प्रशासन के व्यवहार से, जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ जो व्यवहार हुआ, उससे उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश का बड़ा तबका जो है ब्राह्मण लोगों का, वो योगी आदित्यनाथ और भाजपा के साथ इस समय नाराज चल रहा है। एक तो ये था। फिर दूसरी तरफ जो पिछड़ी जातियां थी, अति पिछड़ी जातियां थी या दलित समाज के लोग जो थे, जो भाजपा के सामाजिक समीकरण वाली थियरी के हिसाब से 2017 में और 2019 में भी भाजपा के साथ जुड़े थे, वो अपने को उपेक्षित और हाशिए पर डाल दिए गए, समझने लग गए। तो ये सब देखते हुए एक तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनने लगा। किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश की सीमा पे चल रहा है, दिल्ली की सीमा पे चल रहा है। सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान वहां डटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कोई पहल नहीं किया वहां आंदोलन को तोड़ने, छोड़ने या उसके बारे में कुछ बात करने की। तो उसको लेकर के जो नाराजगी रही। और सबसे बड़ी बात, जो पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव में जिस ढंग के नतीजे आए, उसने कहीं ना कहीं आरएसएस के लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि भाई, पश्चिम बंगाल तो हम जीत नहीं सके, उत्तर प्रदेश अगर निकल गया तो हम फिर दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी। तो एक तो ये बात रही है। अब दूसरी बात यह है कि जब जब योगी आदित्यनाथ को अपने कार्यशैली में सुधार करने की या इस आतंक कहने के कि मतलब पद त्याग करके किसी और को नेतृत्व देने की बात जब जब चली, तो वो तन गए। उन्होंने कहा कि नहीं, संभव नहीं है। अरविंद शर्मा को जिस ढंग से उन्होंने हाशिए पर रखा, भाई गए तो थे वो मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर नहीं हुआ था वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यहाँ तक कि कैबिनेट में भी उनको शामिल नहीं होने दिया गया। तो उसको देखते हुए ये भी था कि भाई, अगर योगी हटा दिए गए
तो फिर योगी की जाति का एक बहुत बड़ा जनाधार है जो आज की तारीख में उनके कारण बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। उसको राजनाथ सिंह की जो उपेक्षा है केंद्र सरकार में, उसको लेकर हल्की सी नाराजगी भी है। तो कहीं अगर योगी भी नाराज होकर के कुंडली और कमल लेकर के चले गए गोरखपुर तो फिर क्या होगा। तो ये दोनों स्थितियां ऐसी बनी है कि भारतीय जनता पार्टी और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व तय नहीं कर पा रहा, सोच नहीं पा रहा है कि होगा क्या, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो हमको लगता है कि जब जितनी मैराथन बैठकें हुई हैं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, फिर नागपुर में भी हुई होंगी कुछ ना कुछ बैठकें, उसके बाद क्या तय हुआ कि कहीं कहीं कोई बीच का एक रास्ता बनाया जाए, कहीं एक बीच का एक ऐसा रास्ता बने कि भाई तो ठीक है आपकी बात भी बने रहे, आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, थोड़ा कुछ न कुछ ये करना पड़ेगा, हेर फेर करना पड़ेगा, अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करना पड़ेगा। अब इसी समय देखिए जैसा अभी योगेश कह रहे थे, एक तो ब्राह्मणों की को लेकर के जो भाजपा और आरएसएस की चिंता है, उसी चिंता का सबब है कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस से हटा करके भाजपा में लाया गया। हालांकि जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के कितने बड़े नेता हैं, कितना बड़ा उनका जनाधार है कि 2014 का चुनाव हारे, 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, और यहाँ जिला पंचायत में उनकी भाभी भी बुरी तरह से चुनाव हार गई। तो ये तो उनका वहां के लोगों में जनाधार है, इतना उनका उनकी पकड़ है। लेकिन चलो उससे भी बात बनती है। अभी पता चला कि साहब लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा के बड़े तपे तपाए और बड़े नेता हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब एक दिन स्वतंत्र देव सिंह उनके घर पहुंच गए कि साहब कुछ हमको आशीर्वाद दीजिए, कुछ करिए, कुछ बताइए। तो वाजपेयी जी जाहिर सी बात है कि इतने दिनों से तो उपेक्षित और हाशिए पर ही नजर आ रहे थे। तो इस तरह का एक जो माहौल बन रहा है, फिर उसी तरह जैसा अभी सिद्धार्थ बता रहे थे कि अनुप्रिया पटेल, जिसको मंत्रिमंडल के विस्तार में मोदी जी ने अपने साथ शामिल नहीं किया, जबकि इसके पहले वाली सरकार में वो राज्य मंत्री थी, उनको इस बार हाशिए पर रख दिया था। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के हैं, उनको आज तक कभी कोई चर्चा में ही नहीं था। हमको तो आज इस समय तक मतलब जब तक ये खबर नहीं आई है उनकी मुलाकातों के बारे में, तब तक हमको ये भी नहीं मालूम था कि अभी भी वो बीजेपी के समर्थन में उनके साथ में है। लेकिन अब पता लगा कि उनके बेटे या भाई कौन प्रवीण निषाद हैं, उनको बुलाया गया और उनसे बात हो रही है कि साहब मंत्रिमंडल में उनको भी जगह मिलेगी, अनुप्रिया पटेल को भी मिलेगी। मतलब 4.5 साल तक आपकी सूझबूझ लेने की हमको जरूरत नहीं, हमने समझी। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं भैया, आपके बिना तो नौका पार होना, तो भाई निषाद राज अगर नहीं रहेंगे तो नाव चलेगी कैसे, पार कैसे होगी। तो इसलिए अब उनके आगे पीछे भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला एक बनाया जा रहा है कि सबको लेकर के, सबको एक सामंजस्य की स्थिति बना करके, वो संगठन हो और सरकार हो, दोनों में फेरबदल तो करना पड़ेगा। अब इसके लिए आदित्यनाथ जी ने हो सकता है वहां पे, तो यहाँ तो दिल्ली में हामी भर दी है। अब उनकी असली टोन जो है, जब वो लखनऊ जाएंगे और जब योगेश जी और सिद्धार्थ और सारे पत्रकारों से, चाहे वो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जब बात करेंगे, तब उनके तेवर का खुलासा होगा। तब लगेगा कि साहब वो अमित शाह जी ने उनसे क्या कहा और मोदी जी ने क्या कहा। क्योंकि दिल्ली की जो लॉबी है दिल्ली की लॉबी ने तो मीडिया में, सोशल मीडिया में प्रचारित करना शुरू कर दिया है कि अब आदित्यनाथ छुट्टा सांड की तरह से काम नहीं कर पाएंगे, अब उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गनिर्देशन में ही काम करना पड़ेगा। मतलब जो कहेंगे उसी के हिसाब से सुनील बंसल और आदित्यनाथ काम करेंगे। ये दिल्ली का जो उनका जो लॉबी है, उस लॉबी ने अभी से प्रचार करना शुरू कर दिया है। अब लखनऊ की पत्रकार जो मंडली हमारी है, जो ज्यादा करीब है लोगों के, समझती है चीजों को, तब उनके पास जब छन कर चीजें आएंगी तो फिर सामने आएगा कि योगी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी में। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जैसे बार बार बात हो रही थी कि साहब दिल्ली के राज सिंहासन का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर के आता है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी वहां बनारस से हमारे सांसद हैं, वाराणसी से सांसद हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी लगातार गोरखपुर से सांसद रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्होंने जिता लिया भारतीय जनता पार्टी को, तो जाहिर सी बात है कि 2024 में योगी आदित्यनाथ एक चेहरा बन करके उभरना चाहेंगे। और आरएसएस जो मोदी शाह की जो जोड़ी है, उस जोड़ी से बहुत प्रसन्न तो उस ढंग से नहीं है उनकी कार्यशैली को लेकर के।
तो उनको भी लगता होगा कि एक हिंदुत्व का एक पोस्टर बॉय अलग से एक हम खड़ा करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि उससे मोदी जी को बैलेंस भी किया जाएगा। और बहुत बात आगे बढ़ गई तो फिर योगी को ही चेहरा बना करके पेश किया जाएगा। तो दोनों स्थितियां हैं। अब ये इन स्थितियों में भाजपा का आलाकमान और आरएसएस का आलाकमान जो है वो क्या राय लेता है, क्या करता है। और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौटने के बाद उनका रुख क्या होता है, इस पर बहुत सारी चीजें मुनस्सर होंगी। लेकिन एक चीज है कि अरविंद शर्मा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने की हमको लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें या कुछ और कर दें। तो एक बार जरूर लगा था कि जब जिस तरह से आदित्यनाथ को बुलाया गया दिल्ली और लगा कि अब उनसे कहा जाएगा कि आप त्यागपत्र दे दें या जो भी है, इस तरह की बातें भी होने लग गई थी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब यही है कि संगठन में फेरबदल हो, किसी को लाए ऐसे चेहरे को जो, जैसा हमारे योगेश कह रहे थे मित्र, कि वो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए या रिझाने के लिए कोई मिश्रा, चौबे, दुबे, उपाध्याय, तिवारी ये होना चाहिए, पाठक होना चाहिए। जितेंद्र प्रसाद या जितिन प्रसाद में कुछ बात समझ में आती नहीं है। और ठीक है, खूबसूरत चेहरा है, लेकिन आज तक न तो उन्होंने अपनी संगठन क्षमता के बारे में कोई परिचय दिया, न कभी उनका कोई ओजस्वी भाषण हमको सुनने को मिला, चाहे वो सड़क पे हो चाहे संसद में हो। संसद में मंत्री के रूप में भी उनकी बहुत अच्छी कोई रही हो। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा जाता था कि वो एक अच्छे मंत्री साबित होते थे, अच्छे मंत्री थे वो, पढ़ाई लिखाई के साथ, तैयारी करके साथ अपने मंत्रालय में काम करते थे और उसके बारे में बात भी करते थे।